जिस बेंच पे ये बैठती है उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारोगे, तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। आप जिस मुकाम पे पहुंच पाई हैं वहां पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहां तक पहुंच पाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुंचने का जो आपका सफर था उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं, लेकिन पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सामना की हैं सोसाइटी में। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दी तो शायद मेरा बच्चे का पैदा करने का या उनको मैं वो नहीं बना पाऊंगा जो मैं नहीं बन पाया। तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा, हम पिताजी नहीं बोलते थे, चाचा बोलते थे। अच्छा। तो चाचा हमेशा चाहते थे कि हम खूब पढ़े जी। इसमें पूरा का पूरा सफर बहुत सारी असुविधाओं से, बहुत सारे उत्पीड़न से, बहुत सारी चीजों से मतलब जूझते हुए यहाँ तक पहुंचा। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल में, क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ और मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था, क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे। तो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। अधिकार नहीं था कि आप पानी लें? हम अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी, स्कूल में यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा। वो ब्लू कलर का होता, नीला, फीका नीला, बल्कि और दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर मास्टर जी जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर? तो मास्टर जी ने मुझे बहुत खराब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन से कलर का हमें देना चाहिए, कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ। पानी एक बार बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास ब्राह्मणों के घर है, तो जब वहां हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारोगे, तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है, मतलब अदरवाइज तो किसी को क्या पता कि मैं कौन से कम्युनिटी की हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं घर गई, मैंने फटाफट अपना बस्ता फेंका और एकदम बंद कमरे में जाके बैठ के खूब रोई। तो मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो आए वो, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा आज के बाद मैं ये वर्दी पहन के नहीं जाऊंगी, इस वर्दी को या तो जला दो या फेंक दूंगी, मैं इस वर्दी को नहीं पहनना। तो मेरे चाचा पूछे बार बार कि क्या हो गया, मैंने उनको फिर पूरा बताया। तो मैंने मेरे चाचा से पूछा, उस एज में भी मान लो मैं पी लेती है पानी तो सच में खारा पानी देना शुरू करता है ये नल का? तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए सफेद कपड़ा लेके आऊंगा वर्दी का और तुम उसको पहन के जाना। और मैंने फिर भी दोबारा जिद की, मगर मेरे को बताओ। तो मेरे पिताजी ने फिर कहा कि बेटा मेरे को भी नहीं पता, बस ये ड्योल बनाई हुई है। ड्योल मतलब पार्टीशन एक तरह से, ऊंची कास्ट का और नीची कास्ट का। पता नहीं किसने बनाई, मैंने पूछा किसने बनाई, बस उन्होंने उस वक्त छोटी सी एज में ही मुझे ये कहा कि तुम ही पता करना कि किसने बनाई है। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने कहा। और उस दिन की वर्डिंग और उस मतलब जो बात हुई थी हमारे बीच में, मुझे आज भी याद है। जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मेरा प्रेरणा का शब्द बना, सिर्फ इन्हीं चीजों को तलाशने करने के लिए कि क्या वाकई ये व्यवस्था आदमियों ने बनाई या परमात्मा नाम की कोई चीज रही होगी उसने बनाई है। किसी ने तो बनाई होगी, अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान ने हमें क्यों ऐसा बनाया। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में जब भी मतलब जाती थी, मेरी वर्दी पे चिकनी उसके
छींटे लगे होते थे और मक्खियाँ भीड़ बना रही होती थी। और उसके पीछे का कारण क्या था, खाने के लिए सब्जी तो होती नहीं थी, तो लस्सी मांग के लेके आया करते थे पड़ोस में से। तो लस्सी लेने के लिए जाते तो मैं वर्दी डाले हुए होती थी जैसे स्कूल की, वो डालते, वो कहती यहाँ रख दे, तो नीचे रखवाती डोलू को, और वो ऊपर से ऐसे लस्सी फेंकती, और वो फेंकती, वो डोलू में कम, कपड़ों पे ज़्यादा लगती, उससे भिड़भड़ाहट होती। और इसको जब मैं मतलब मैंने जब धर्मशास्त्रों को जब पढ़ा तब मैंने देखा कि इसके पीछे कारण क्या था। क्या? क्योंकि ऐसे मतलब पूरा शास्त्र हमारे ये बताते हैं कि इन लोगों को इस तरीके से रहना चाहिए कि इनके कपड़ों में से बदबू आए। उनको नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उनको जेवर पहनने का अधिकार नहीं है, वो उनको हमेशा झूठन खानी है, हमेशा दूसरे के दिया हुआ खाना, उनके उस पे उनको जीवित रहना है, अपने आप से कुछ नहीं लेना। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन ये रहा कि पिताजी को हमेशा मैंने हंसते हुए देखा। उनके पास खाने के लिए अगर कुछ नहीं होता था या हमें खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था, तभी उनके चेहरे पे कभी सिकन तक नहीं आई, हमेशा हंसते रहा करते थे। और ये कहते कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ी सी देर में, शाम तक ले आऊँगा। और मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम स्कूल से जब लौटते थे, घर में कुछ नहीं होता था, सब्जी या कुछ ऐसी कोई इवन चटनी तक नहीं होती थी खाने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि हम खाना कैसे खाते थे स्कूल से आने के बाद, पानी में चीनी डालते, मीठा पानी बना के घोलते उसको अच्छे से, मीठा पानी बना के, तो हम लोग उस मीठे पानी से रोटी को गटका करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी ताई के साथ दूसरे के घरों में मतलब मैला उठाने के लिए जाया करती थी। स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, एक बार मैं मेरी ताई जी के साथ गई। मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं काम करने के लिए जा रही हूँ उसी घर की लड़की, ब्रजेश नाम है बल्कि उसका, तो मुझे नहीं पता था ये ब्रजेश का घर है। तो क्योंकि घर में तो आना जाना तो बहुत बाद की बात है ना, मतलब एक पूरा हमारे तो घर ही गांव से बाहर है बिल्कुल जी एकदम। जी जी जी। मेरी ताई के साथ मैं मतलब चली गई, और सिर्फ इस लालच में कि मेरी ताई को काम करने के बाद जो रोटी मिलेगी और रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि ये तो मतलब ब्रजेश है, उसने भी मुझे देख लिया और मैंने भी देख लिया। खैर जो कूड़ा और जो गंद जो मल होता है, जो वो मेरी ताई के साथ मैं उठवाती रही, वो डाल डाल के आती रही, लेकिन देख चुकी थी वो मुझे। खाने के लिए तो मिला जरूर, लेकिन अंदर से ये रहा कि कल पता नहीं क्या होगा, मतलब जैसे कुछ छीन लिया जाए बच्चे से। खैर मैं अगले दिन स्कूल पहुँची, मेरे से पहले ही सारी चीज़ें स्कूल पहुँच चुकी थी। जैसे ही पहुंची और मतलब लड़कियों ने घेरना मुझे शुरू कर दिया, जिनको नहीं पता था उनको भी उसने खूब जोर जोर से के बताया। क्लास में आके फिर उसने बताया कि अच्छा तू अपने ताई के साथ टोकरी क्यों नहीं उठा रही थी, तो सिर्फ डाल रही थी हमारे घर में टट्टी को। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको एकदम तख्ती मारी यहाँ पे, और फिर उसने मुझे मारी यहाँ पे। मुझे आज भी निशान है मेरे यहाँ पे उसके तख्ती का, लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी मेरे लिए, ऐसी लगती रहती थी। और क्योंकि उसका जो जख्म था वो तो अंदर था, तो बाहर तो बहुत कम था। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की घर पहुंची, फिर उसने अपने घर में बताया, तो उसके घर वाले एकदम मतलब, क्योंकि वो ऊपर कास्ट के थे, सीधा मेरे घर में आए उलाहना अच्छा, वो गुस्से होके आ गए? गुस्सा हो गए और मेरे चाचा के पास एकदम आए। सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि चूड़ों की इतनी औकात कि हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाए। मेरे चाचा ने माफ़ी वगैरह मांगी, फिर उसके बाद वो चले गए अपने अपने घर। फिर मेरे को डर तो अंदर से लग ही रहा था कि अब पता नहीं चाचा क्या कहेगा, स्कूल ही ना बंद करवा दें। तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि ठीक किया, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में। और सच में वो मेरे साथ ही रहे, हमेशा साथ रहे। क्या बात। जब मैं छोटी सी क्लास में थी, 7th क्लास में ऑप्शन बनता है, तो सभी लड़कियों ने संस्कृत चुना, कईयों ने जो मेरे पास आसपास थे। मैंने भी सोचा संस्कृत ले लेते हैं। जैसे मैं पहुंची, मेरे जो स्कूल टीचर थे उन्होंने कहा नहीं, तुम क्या करोगे इसको पढ़ के, और वैसे भी तुम लोगों को तो पढ़ना तो है नहीं कुछ, हमारे घरों में जाके झाड़ू पोछा लगाना है, कूड़ा उठाना है, गंदगी साफ करनी है, हो गया बहुत हो गया, ऐसे कहा उन्होंने। मैं असल में मुझे ना जो चीज़ मेरे को मना कर दी जाती है उसमें मुझे ये रहता होता है कि मेरे को यही करनी है, चाहे मुझे ना भी आती हो तब भी। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे यही पढ़नी है। आपके मास्टर जी किस समाज के थे? मेरे मास्टर जी पंडित जी थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रही, ये स्कूल का है पूरा। फिर कॉलेज में मुझे आज भी याद है, मेरे ताऊ जी ने जब कहा कि बाहर लड़की को भेजेगा मेरे दादे का नाम लेके कि इज्जत चली जाएगी, तब मेरे पिताजी ने जो कुछ कहा था, मैं वहीं थी। मेरे ताऊ जी को सीधा ये कहा था, इतना प्यार करते थे जिनको वो,
कि मुझे जो मर्जी कहे, लेकिन मेरे चांद के बारे में नहीं। ऐसा ना कहो। जो भी फैसला करेगा मैं और मेरा चांद करेगा, इसमें बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी करे। ऐसे करते करते फिर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में पहुंच के 60 किलोमीटर दूर कॉलेज था, बस में हम लोग आया जाया करते थे। बड़ा मुश्किल था एक तरह से, लेकिन ये था कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम दोनों तीनों सारे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। दिहाड़ी मजदूरी मजदूरी जो जैसे सड़कों पे काम करते हैं। अच्छा, डेली वेजेस। डेली वेजेस जिसको बोलते हैं, ये करना, लेबर एक तरह से। मैं जैसे बजरी बिछाने का काम करते थे, टोकरी लेके जाने का। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी, उसी कॉलेज पे बाई चांस एक बार सड़क का काम बनना शुरू हुआ, और दिहाड़ी हम लोग लगे हुए थे ही, लेबर में थे। जैसे ही लड़कियां निकली, उन्होंने तुरंत ये कहा, अरे अरे देखो देखो, कौशल काम कर रही है, कौशल दिहाड़ी कर रही है। और जानबूझ के आके उन्होंने कहा, अरे तुम कॉलेज नहीं आई आज, 3-4 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम्हें दिहाड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा अपने काम के ऊपर फक्र करना सिखाया। वाह। कि अगर काम सही है तो उस पर फक्र करो। वाह। वो चाहे दिहाड़ी करने का काम हो या कलम चलाने का हो। बिल्कुल। और पढ़ते हुए भी मुझे, मेरे ऊपर गर्व करते थे, और दिहाड़ी करते हुए भी। यहाँ पर मैं आपको उनका नाम पूछना चाहूंगा। आपके पिताजी का नाम बताइए हमें। मेरे पिताजी का नाम जयपाल था। जयपाल जी, वाह क्या बात है। फिर ऐसे ही काम करते करते मैं पढ़ी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। एमए के लिए पहुंचने के टाइम में ये मुझे पता था कि बहुत महंगा होगा, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन नानी के यहाँ रह लेती हूँ। नानी के साथ कुछ दिन रही। मेरी नानी भी मैला उठाने का काम करती थी, तो मैं भी मेरी नानी के साथ काम पे जाया करती थी एमए के दौरान। उसी से रोटी मिलती थी, वो रोटी हम खाते पढ़ते, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट जो की है वो जेएनयू से की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जेएनयू का एक बहुत दिमाग में एक बना हुआ था कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत मतलब वहाँ का डेमोक्रेटिक माहौल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँची हॉस्टल में, वहाँ भी ऐसे ही मेरी रूममेट जो मतलब ब्राह्मण थी, उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसे मैं यूनिवर्सिटी ना छोड़ पाऊँ। इतना टॉर्चर करती थी, बिल्कुल मतलब हर तरह के तरीके वो अपनाती थी, एक से एक। और हद तो तब हुई जब उसने मुझे हॉस्टल से बाहर निकालने की कोशिश की। वो ये चाहती थी कि मैं उसका रूम छोड़ दूँ। लेकिन खैर लास्ट में उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि एक भंगी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसको, मतलब आप, मैं ही रूम खाली कर दूँ। तो जेएनयू में भी, दिल्ली में भी आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा? इसी तरीके से, मतलब आप ये देखिए ना, हॉस्टल में इस तरीके से हो रहा है। और फिर उसके बाद इससे कई गुना कड़वा सच जब मैंने सुना, जिस बेंच पे मैं बैठती होती थी, ये कहा जाता था कि अगर जिस दिन किसी को ये पता लगा कि कौशल की ये कम्युनिटी है, जिस बेंच पे ये बैठती है, उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और ये बात मैं ही सिर्फ नहीं जानती, मेरे गाइड भी जानते हैं। मैंने मेरे गाइड को सामने आके बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्टूडेंट मेरे बारे में ये कह रहा है। उस दिन के बाद मुझे लगा वाकई कि जेएनयू में आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस दिन मैं वाकई जेएनयू छोड़ने का विचार किया। लेकिन बस पिताजी ने मुझे जाते जाते भी एक ही बात कही थी कि तुम्हें कोई कुछ भी कहता रहे, बस अपनी लाइन से नहीं हटना। अगर तुम अपनी लाइन से हटी तो कुछ नहीं कर पाओगे। कौशल जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, काश हिंदुस्तान में सारी बच्चियों को आप जैसे आपको पिता मिला है, उस जैसा पिता मिले। ये तो मुझे, मतलब मैं ये कहूँगी कि हर बेटा बेटी को ऐसे ही माँ बाप मिलने चाहिए। और आज मैं ये भी कहूँगी, आज यहाँ पहुँच के, हर माँ बाप को बेटी भी ऐसे ही मिलनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ, अगर मेरे पिताजी मुझे वो ललक पैदा नहीं करते मेरे अंदर, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। और मुझे अपने आप पे गर्व इस बात का है कि मैंने आज सब कुछ किया है वो जो मेरे पिताजी ने चाहा था। बस फर्क इतना है कि मैंने जिसके लिए किया वो आज नहीं है। अभी भी मतलब जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ, तो जहाँ जिंदगी का सबसे खुशी वाला मेरे लिए दिन था, एक अपने अपने आप को साबित करने वाला दिन था। लेकिन मेरी अपनी बदकिस्मती कहें या फिर मेरा उनका साथ यहीं तक था, वो नहीं थे मेरे पास। बस आज जो है कमी वो यही कि आज काश अगर पिताजी होते तो एक बार जरूर ये कहते कि उन्होंने जो कुछ किया था मेरे लिए, मैंने जाया नहीं गया। बल्कि मैं आपसे बताऊंगा कि जहाँ भी हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं,
इस पूरा बात किया का मैंने पूरा उनका। एहसास उनको जरूर यकीनन है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगी कि कास्ट का फैक्टर, ये जो अछूतपन का जो है, इतना भयानक है कि आप इसको कहीं तक भी ले जाइए, सामने ही मिलता है। इवन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी आज भी वही स्थितियाँ हैं, आज भी ऐसे ही व्यवहार होता है जो उस 5वीं 4थी क्लास के बच्चे के साथ हुआ करता था, लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। छोटी सी चीज़ मैं ये बताना भी चाहूँगी, अभी मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग चुकी हूँ दिल्ली में, मैंने वहाँ रेंट पे रूम लिया। वो उनको मैंने बता भी दिया था सीधा सीधा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। उसने तब कुछ नहीं कहा। मैं हर रोज़ थोड़ा सा लेट आती थी, क्लासेज होती थी। एक दिन बाई चांस मैं थोड़ा सा पहले आ गई, मैंने देखा मेरी माँ झाड़ू लगा रही है आंगन में, जो हमारा नहीं था, वो तो मकान मालिक का था जिसका घर मतलब हमने रेंट पे लिया हुआ था। तो मैंने कहा ये किसने कहा तुम्हें करने के लिए? उसने कहा कि वो बोल रही थी ऊपर वाली। मेरे को इतना गुस्सा आया, मकान मालिक। मैं फिर फटाफट गई, मेरे को गुस्सा आया बहुत। मैंने कहा आंटी ये क्या करवा रही हैं आप? उसने कहा कि ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहो तो कमरा खाली कर दो। काम तो मैंने करना कहा ठीक है, मतलब? तो फिर मैंने अगले दिन ही रूम खाली कर दिया। फिर मोहम्मदपुर में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। फिर किशनगढ़ में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। मतलब किशनगढ़ वाले में तो बल्कि ऐसे हुआ कि हमने सफेदी करवाई उन्होंने दोबारा उस घर में जिसमें हमने छोड़ा। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते जिससे जरा सा भी मतलब हम अपने आप को ये माने कि हम इंसान हैं। कौशल जी, ये हमारी कमज़ोरी है और ये हमें हमारी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे बड़ी उम्मीद है हमारे यंगस्टर्स से, हमारे नौजवानों से, कि वो इस पे ख़ास ध्यान दें और सोचें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये सोचूं कि पैदाइशी तौर पे मैं आपसे बड़ा हूँ तो मुझ में कोई मानसिक बीमारी है, तभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ। कौशल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और मैं आपको सलाम करता हूँ। और आपके पिताजी जिन्हें आप चाचा कहते थी, उनको हम याद करते हैं और हमारी दुआओं में हमेशा याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सब्सक्राइब करें समता भारत टीवी को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल वाले बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।